चलिए तो शुरू करते हुआ क्लास 10th के मॉडल सेट, सब विषय का मॉडल सेट, जैसे हिंदी का होगा, संस्कृत का होगा, उर्दू का होगा, नॉन हिंदी का होगा, सोशल साइंस का होगा, साइंस का सबका मॉडल सेट है। तो अगर आप YouTube पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज पे है तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम का तैयारी शुरू हो चुका है और हम हर सब्जेक्ट का मॉडल सेट का तैयारी करा करके वीडियो अपलोड करेंगे। क्लास 10th के विद्यार्थी के लिए या क्लास 12th के आर्ट्स और साइंस का विद्यार्थी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। जिनके लिए ये उपयोगी नहीं है वीडियो, वे शेयर कर देंगे ताकि उन बच्चों के पास ये वीडियो चल जाए जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं बोर्ड का। अगर आपके एक शेयर से किसी का लाइव बन जाता है तो आपको शेयर कर देना चाहिए। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कि बिहार बोर्ड में हिंदी के सिलेबस से क्लास 10 का किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्यादा कुछ मतलब याद नहीं करना है या ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, कम पढ़ करके ज्यादा नंबर उठाइए। अगर आप 100 to 100 मारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए अंत तक। हम आपको पूरा बताएंगे तरीका कि किस प्रकार का बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको जवाब भी किस प्रकार का देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप जब जाइएगा क्लास 10 का एग्जाम देने बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का जब क्लास 10 का एग्जाम देने जाइएगा तो उसमें आपको बिल्कुल इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। देखिए, उसमें भी ये लिखा रहेगा समय 3 घंटा 15 मिनट। आपको मतलब ये हिंदी का पेपर हम बता दें कि 100 नंबर का आपका होगा। कितने नंबर का होगा बोलिए आप लोग? 100 नंबर का होगा, जिसमें से 100 नंबर में आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। 15 मिनट अतिरिक्त आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और 3 घंटा में क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। देखिए, इसमें लिखा होगा परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश दिया जा रहा है। परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, यानी कि जो टीचर आपको पढ़ाए हैं वो आप लोग जानना चाहिए कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। लिखल क्या है? परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। इसका मतलब क्या होता है कि कोई जरूरत नहीं है कि आप फेयर को या गेस से हूबहू रट करके लाइन बाय लाइन आप आंसर लिखिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। अगर आप कहानी को सुने हैं, टीचर आपको कहानी को सुनाए हैं, तो उस कहानी को बढ़िया ढंग से अगर सुने हैं तो उसी कहानी को आप अपना से अपने लैंग्वेज में आप उसका आंसर दे सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का, यानी कि अपने शब्द में जैसे आप कहानी सुने हैं उस तरह का आप आंसर दे दीजिए। ये जरूरी नहीं कि लाइन में रट कर आप दीजिए। इसका मतलब ये हुआ दाहिने हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्ण निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि आपको ये बताना है कि आप कई नंबर के क्वेश्चन को आप लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए कि ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 नंबर है, तो मान लीजिए कि आपको 2 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप लिखे डायरेक्ट 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर। तो ये नहीं कि हाँ हम 1 नंबर में लिख रहे हैं, तो ऐसा ना लिखिएगा। आप पेपर में देखिएगा कई नंबर का है, तो पेपर में 3 नंबर का है, तो आप भी यहाँ दीजिएगा 3 नंबर करके, तब उत्तर करके आप लिखिएगा, तब उसका उत्तर लिखिएगा। ऐसा नहीं कि आप उस पेपर का 3 नंबर क्वेश्चन और आप अपना लिख दिए 1 नंबर क्वेश्चन कि हमसे 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, तो नंबर 1 को ना मिलेगा, वो नंबर आपका 0 हो जाएगा। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। फिर कह रहा है कि उत्तर देते समय परीक्षार्थी यथासंभव शब्द सीमा का भी ध्यान रखे। शब्द सीमा का मतलब ये होता है कि जैसे 2 नंबरिया क्वेश्चन है तो 25 से 30 शब्दों में आपको जवाब देना है। 5 नंबरिया क्वेश्चन है तो 50 से लेकर के 100 शब्दों में उसका जवाब देना है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं कि 2 नंबरिया क्वेश्चन है उसको जवाब देना है 25 से लेकर के 30 शब्दों में और आप जवाब दे दीजिए 1 पेज में तो मतलब आपका गलत हो जाएगा। वो आदमी पहले समझ जाएगा कि भाई इसका आंसर तो 2 से 3 लाइन में था और इसको जवाब दे दिए 1 पेज में। इसका मतलब ये जोर नार करके बेजोर लिखे हैं। कुछ टीचर ऐसे हैं जो बच्चों को ये समझाते हैं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन मतलब पेज भर करके आओ। क्या करो? पेज भर करके आओ। कुछ आए या ना पेज भर कर चला, तो वो देख लीजिए, वो तो हो गया भाई हवा में तीर मारने के बराबर। तो उस तरह आपका नंबर नहीं मिलेगा, नंबर आपका कट जाएगा। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न पत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय आपको दिया गया है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभक्त है, यानी कि बांटा गया खंड अ और खंड ब में। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें देखिए, खंड अ और खंड ब में 2 भागों में यह प्रश्न बटा हुआ है। खंड अ में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है वो पूरे 100 क्वेश्चन है,
उसमें से कौनों आप 50 को आप जवाब दे दीजिए, आपको जो आ रहा है वो 50 को आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए और 50 को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको मतलब मान लीजिए कि 50 क्वेश्चन का हमको जवाब देना है और हम क्या किए कि 55 क्वेश्चन का जवाब दे दिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। वो 50 में से आपका नंबर कटेगा अगर गलत होगा तो। अगर आपका 55 को 55 सही है तो ऐसा नहीं कि आपको 55 को नंबर मिलेगा, नंबर आपको 50 ही मिलेगा। तो कोई फायदा नहीं अपना समय को व्यर्थ करना या बर्बाद करना। बेहतर है कि जितना पूछा जा रहा है, जितना कहा जा रहा है, आप उतना ही को रंगिए, उतना ही को पेंट कीजिए। कह रहा है कि खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR शीट में दिए गए सही वृत्त को काले नीले बॉल पेन से भरे। किसी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ या ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पत्रिका में प्रयोग करना माना है अथवा परीक्षा परिमाण अमान्य होगा। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उनसे गलती हो जाता है, जैसे रंगना है A और रंग देते वो B, तो उस समय बच्चे क्या करते हैं, देखते कि हमसे गलत रंगा गया तो वो नाखून से खरोचने लगते हैं या कहते हैं कि व्हाइटनर दीजिए, व्हाइटनर मार देते हैं, या वो क्या करते हैं थूक लगा करके मिटाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा आप ना कीजिए, ये अमान्य होगा, ये आपका मतलब नंबर नहीं जुटेगा, ये गलत हो गया। खंड ब में क्या कर रहा है कि कुल 6 विषयनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक निर्धारित है। किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक यंत्र या उपयोग वर्जित है। आप घड़ी नहीं ले जा सकते हैं, मोबाइल नहीं ले जा सकते, या हेडफोन नहीं ले जा सकते हैं, या किसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र को आप परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते हैं, ये मनाही है। अगर आप ले जाते हैं तो दंड के भागीदार होंगे। तो इस बात पर विशेष आपको ध्यान देना है। तो चलिए ये आपका तक खत्म हो गया, इसका मतलब आपको समझा दिए। अब आपको जवाब देना है। जवाब क्या देना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को, कि किसी 50 शब्द को जवाब मतलब 50 प्रश्नों का उत्तर देना है 100 में ना। तो इस वीडियो में हम आपको 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि बड़ा ना हो जाए। इसके बाद वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ताकि आप भी अपना देख लीजिए आराम से, बड़ा वीडियो ना हो। सॉरी खांसी हो गया है। चलिए निर्देश, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 100 तक में से केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का चयन करें। चुने गए प्रश्न के सही विकल्प को चिन्हित करें। OMR आंसर शीट में रंजित करें, यानी कि भरे, रंग करें। देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, अगर आप लेक्चर सुने होइएगा चैप्टर का तो आपको बखूबी याद होगा। चैप्टर का देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। किसके प्रोत्साहन पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को न्यूयॉर्क में भेजा गया उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, यानी कि अच्छा शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो हम आपको बता दें, बड़ौदा नरेश के सहयोग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में गए थे, इंग्लैंड के लंदन शहर में गए थे, ये उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तब बड़ौदा नरेश के सहयोग से गए थे, बड़ौदा के नरेश के सहयोग मतलब राजा के सहयोग से। तो इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, बड़ौदा नरेश के सहयोग से। देखिए इसमें दिया गया ऑप्शन कौन कौन से हैं, काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश, दरभंगा नरेश। तो इसका सही आंसर होगा आपका बड़ौदा नरेश, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, बड़ौदा नरेश। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के सहयोग से। किसके सहयोग से? बड़ौदा नरेश के सहयोग से। दूसरा का क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? निम्न में से कौन से कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो इसका सही उत्तर रसखान होगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, गुरु नानक, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमगन, रसखान। तो इसका सही आंसर होगा रसखान। इसका सही आंसर कौन होगा? रसखान, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। फिर से क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए कि निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि पठान राजवंश में जन्म लिए थे? तो रसखान। मथुरा और वृंदावन, क्वेश्चन नंबर 3, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? मीर मुंशी के सिपाहियों ने। मीर मुंशी के सिपाहियों ने, ये गलत है। मुगलों के सिपाहियों ने, ये भी गलत है। शाह रंगीले के सिपाहियों ने, ये भी गलत है। नादिर शाह के सिपाहियों ने, ये बिल्कुल सही है। नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था। किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने।
मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? नादिर शाह के सिपाहियों ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? दिनकर जी की, घनानंद की, प्रेमघन की, या फिर सुमित्रानंदन पंत की? तो इसका सही आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत। इसका सही आंसर कौन होगा? सुमित्रानंदन पंत। ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की है। ग्राम्या किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का, पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? का पारस में, जफरीन में, गोदावरी में, या रुद्र सदन में? तो इसका ये तीनों ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन होगा जफरीन में। जफरीन में पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो जफरीन अस्पताल में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। किस अस्पताल में हुआ था? जफरीन में। 6 नंबर क्वेश्चन का देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बारिश आएगी? ढहते विश्वास कहानी में किस पात्रा की इसमें से जिक्र किया गया है? तो इसका सही आंसर लक्ष्मी है बउआ। इसका सही आंसर कौन है? लक्ष्मी। रानी को, आरती को, राधा को, ये तीनों पात्रा ढहते विश्वास में नहीं है। इस तीनों पात्रा का जिक्र ढहते विश्वास में नहीं किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा लक्ष्मी। इसका सही आंसर कौन होगा? लक्ष्मी। बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो लक्ष्मी को लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बारिश होते देख किसे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आएगी? लक्ष्मी को। दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किसका है? यह उपन्यास किसने लिखा है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी? ये दीवार है, इस दीवार में एगो खिड़की है या रहती थी, अभी है भी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास किसकी है? रामविलास शर्मा की, रश्मि वाजपेयी की, विनोद कुमार शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यह उपन्यास किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? दिनकर जी का पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम रवि सिंह था। देखिए, अगर आप स्टेट का टॉपर बनना चाहते हैं, देखिए फर्स्ट डिवीजन में कुछ रखा हुआ नहीं है, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन में इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। आप जिस काल में है, जैसे 2024 में 25 में आप एग्जाम देने वाले हैं, तो समझिए 2025 का विद्यार्थी है, तो आप ऐसा मतलब करके दिखाइए बोर्ड के एग्जाम में कि जब तक आप जिंदा रहिए, या आप बखूबी यह कह दीजिए कि हमारे जैसा विद्यार्थी हमारे समय में कोई नहीं था, एकलौता हम ही थे। और ज्यादा कुछ नहीं, आप डेली 7 घंटा 8 घंटा पढ़ाई अगर कर लेते हैं तो समझिए आप स्टेट का टॉपर बन जाइएगा। और वह समय अब ये है स्टेट का टॉपर बनने का। आप इसके पहले 8 महीना 9 महीना खेल के बिताए या पढ़ के बिताए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी जो 3 महीना है, ये 3 महीना में अगर रात दिन रगड़ देते हैं, पढ़ लेते हैं, तो समझिए कि आप एक मिसाल कायम कीजिएगा, आप इतिहास रच दीजिएगा। तो समय हम ना बर्बाद करेंगे, जब आपका कीमती समय है, हम तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन आपको भी बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहिए। और उन प्रत्येक विद्यार्थियों के पास ये वीडियो का शेयर कीजिए जो इस साल क्लास 10th के विद्यार्थी, जो 10th में एग्जाम देने वाले हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम पूरे विषय का आपका वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। अगर आप कहीं नहीं जाने वाले विद्यार्थी हैं, घर पे रह कर पढ़ने वाले हैं, तब पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। आज जैसे ही एग्जाम खत्म होगा, फिर ये वीडियो को हम क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे चैनल से। ये एग्जाम जब तक नहीं जाता तब तक ये वीडियो आपके चैनल पर अपलोड रहेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि घर पे बैठे इस चैनल पे पूरे विषय का अच्छा ढंग से तैयारी कर लीजिए। तो दिनकर जी के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह। अब चलिए 8 नंबर हो गया, 9 नंबर क्वेश्चन इधर है, देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल तक रहे थे? 2 से 2.5 वर्षों तक। कितने वर्षों तक रहे थे? 2 से 2.5 वर्षों तक।
पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने सालों तक रहे थे? 2 से 2.5 वर्षों तक। किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा अस्पताल का। किसका वातावरण? अस्पताल का। रेलवे स्टेशन का, बस अड्डा का, गांव का। अच्छा, वल्ली अमाल रेलवे स्टेशन में घूम रही थी, या फिर बस अड्डा पर घूम रही थी, या फिर गांव में घूम रही थी? नहीं, वह अस्पताल में थी। कहां पे थी? अस्पताल में। तो किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? अस्पताल का। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ। कितना नंबर ऑप्शन में है? ऑप्शन ए। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ नामक नगर में हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। डेसाउ, इसका सही ऑप्शन होगा डेसाउ। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में हुआ था। काशी क्या है? देवों का नगरी है। काशी क्या है? देवों का नगरी है। तो काशी देवों का नगरी है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। काशी क्या है? देव नगरी है। काशी क्या है? देव नगरी है, यानी कि देवों का नगरी है। अगला ऑप्शन देखिए क्या है क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन ये है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की है। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की। किसका? रामविलास शर्मा की। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा की। नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन है? रश्मि बाजपेयी। कौन है? रश्मि बाजपेयी। नटरंग, नटरंग शीर्षक पत्रिका का संपादक कौन है? रश्मि बाजपेयी। कौन है? रश्मि बाजपेयी। नटरंग रश्मि बाजपेयी। नटरंग रश्मि बाजपेयी। बड़े भाई रामविलास शर्मा। बड़े भाई रामविलास शर्मा। बड़े भाई रामविलास शर्मा। हमारी नींद, हमारी नींद शीर्षक कविता